है दोस्तों, आज हमारे पास है 10th क्लास का सिलेबस। इसका हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि कौन से चैप्टर को इसमें से हटाया गया है, कौन से चैप्टर कितने नंबर के हैं, तो ये आप आज देखेंगे। तो इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है ये है रासायनिक पदार्थ प्रकृति व्यवहार। जो केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है ये इकाई फर्स्ट में दिया हुआ है, यूनिट फर्स्ट में, और केमिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उस जो वो आएगा 25 नंबर का। ये ध्यान रखना 25 अंक का है। तो रासायनिक पदार्थ प्रकृति व्यवहार, इसमें चैप्टर फर्स्ट है। इसमें चैप्टर फर्स्ट जो है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, ये इसके अंदर आएगा। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, ध्यान रखना है। रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरणों के उपयोग, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जैसे इसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, ये पढ़ना है। इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है चैप्टर फर्स्ट में, ध्यान रखना है। और ये एनसीईआरटी की जो बुक है दिल्ली सरकार में जो चलती है, दिल्ली गवर्नमेंट में, दिल्ली के स्कूलों का जो सिलेबस है ध्यान रखना, जो डीओई के द्वारा चलाए जाते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। इसमें फिर प्रैक्टिकल है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं का करना, प्रेक्षणों के आधार पर उन्हें वर्गीकृत करना। तो ये इसमें प्रैक्टिकल है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये आपको साइंस लैब में प्रैक्टिकल हम कराते हैं। वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, जैसे जल तथा चूना है, चूने जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड के बीच रिएक्शन कराई जाती है, तो प्रैक्टिकल हम बताएंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल पर ऊष्मा का प्रभाव, यानी फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है यदि उसको हीट करते हैं तो उसके कलर में भी चेंज आता है, तो वो चीज़ आप इसमें देखोगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल पर ऊष्मा का प्रभाव ये देख लिया हमने। लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में रखने पर, यानी लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में यदि रखते हैं तो लोहे की कील पर क्या होता है, कॉपर चिपक जाता है। तो ये चीज़ को हम देखेंगे, और उसका कलर जो है थोड़ा हल्का नीला हो जाएगा। जलीय सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के विलयनों में अभिक्रिया, तो सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के विलयनों में, ये इसमें प्रैक्टिकल है। तो ये चैप्टर फर्स्ट हुआ। चैप्टर सेकंड जो है वो है अम्ल क्षारक एवं लवण। ये जो चैप्टर है अम्ल क्षारक लवण ये हमेशा रहता है। तो इसमें H+OH आयन की उत्पत्ति के बारे में बताना है। अम्ल क्षारक की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, अम्ल किसे कहते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल का pH कितना होता है, जो 7 से कम होता है, तो ये चीज़ आप इसमें पढ़ोगे। क्षारक की परिभाषा, सूचकों के प्रयोगों से पहचान, यानी जो अम्ल और क्षार को पहचानने वाले सूचक होते हैं, इंडिकेटर जो होते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर हुआ, अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, लिटमस पेपर हुआ, हल्दी हुई, तो बहुत सारे सूचक हैं। कुछ प्राकृतिक सूचक हैं तो कुछ आर्टिफिशियल भी हैं, यानी जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं, ऐसे भी सूचक हैं। कुछ प्राकृतिक है तो उन्हें हम देखेंगे। रासायनिक गुणधर्म, इनका उदाहरण और उपयोग भी पढ़ेंगे। अम्लों के उदासीनीकरण अभिक्रिया देखेंगे। पीएच स्केल देखेंगे। पीएच जो स्केल है उसके आधार पर हम लोग क्षारों का पीएच के में विभाजन किया गया है, तो 0 से जो 7 के बीच है वो तो अम्ल होते हैं, 7 से 14 के जो बीच है वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो उनके बारे में यहाँ देखेंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है ये भी हम देखेंगे। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है ये भी हम इसमें देखेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण एवं उपयोग, इनके निर्माण भी आपको सीखना है और इनके उपयोग क्या है ये भी आप सीखना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपसे पूछ लिया जाएगा विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए, रासायनिक फार्मूला क्या है, रासायनिक, और इसके उपयोग बताइए। 2 या 3 उपयोग पूछ लेता है, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इसके निर्माण की विधि भी पूछ लेगा आपसे। तो यहाँ पर एक रिएक्शन होती है वो हम बताएंगे, तो आपको लिखनी है। फिर प्रैक्टिकल इसमें क्या है, प्रयोग, पीएच पेपर या सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके निम्न नमूनों का पीएच याद करना है। यानी पीएच पेपर, जो लिटमस पेपर होता है, पीएच पेपर होता है हमारे पास, और भी पीएच पेपर होता है प्लेन, जो येलो कलर का होता है, तो वही सार्वत्रिक सूचक भी, तो उसके आधार पर हम पीएच याद करेंगे। जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यदि जल हो, जल की मात्रा ज़्यादा है तो वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु एथेनोइक अम्ल है, तो इसका मतलब सब एसिड है। नींबू का रस,
जल का भी देखें, तनु हाइड्रोजन कार्बोनेट विलयन, ये देखें अम्ल क्षारक व ये इसमें प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, ध्यान रखना है। HCl NaCl। लेटमस विलयन का कराया जाएगा, नीला लाल का जिंक धातु पर किया जाएगा, ठोस सोडियम कार्बोनेट पर भी इस पर प्रैक्टिकल किया जाएगा। ये प्रैक्टिकल हुआ इसमें। नेक्स्ट इसमें चैप्टर 3 है धातु और अधातु। धातु और अधातु के गुणधर्म, यानी धातु के क्या गुण होते हैं, क्या इनके लक्षण हैं, विशेषता क्या है। धातुएं जैसे सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं, ठोस होती है, अधातु मुलायम होती है। तो ये आपको इस प्रकार लक्षण बहुत सारे हैं। तन्यता का गुण किस में ज़्यादा पाया जाता है, किस में नहीं है, ये चीज़ आपको देखनी है। सक्रियता श्रेणी देखनी है। आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं, उनके गुणधर्म क्या है। धातुओं के निष्कर्षण के मूल प्रक्रम, यानी जो धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है, धातुएं जो पहले अयस्क के रूप में, उसके बाद इसको निष्कर्ष करने के बाद कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। संक्षारण और उसके सुरक्षा। संक्षारण यानी जंग लगना, ये चीज़ हो जाती है, तो इसके बचाव भी इसमें हम पढ़ेंगे। फिर इसमें प्रैक्टिकल हैं जिंक, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम धातुओं के निम्न लवणों के साथ अभिक्रिया का अध्ययन करना। तो जिंक सल्फेट का विलयन, इस पर एरिया, आयरन सल्फेट का विलयन, इनका हम डिस्कशन करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये तो आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन हुआ, जिसे हम रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। केमिस्ट्री वाला जिसमें केमिकलों के बारे में, उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इकाई है, यूनिट है, इकाई सेकंड, ये सजीवों का संसार है। तो इसमें बायोलॉजी वाला पोर्शन है, जो जीव विज्ञान का जो पोर्शन है, जीव विज्ञान वाला जो पार्ट है वो इसमें आएगा। तो इसमें अध्याय 5वां जो चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो सजीव, पादप एवं जंतुओं में पोषण, श्वसन, संवहन व उत्सर्जन की मूल अवधारणा है। ये चीज़ इसमें हम श्वसन के बारे में इसमें पढ़ा जाएगा, उत्सर्जन के बारे में पढ़ा जाएगा, और पोषण जिसमें पाचन के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। प्रयोग को देखें तो पत्ती झिल्ली के अस्थायी स्लाइड बनाकर रंध्रों की उपस्थिति को दर्शाना। जो पत्ती जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे जो रंध्र जो होते हैं उनकी उपस्थिति को दर्शाएंगे। ये स्लाइड बनाकर उनको बताया जाएगा। प्रयोग द्वारा दर्शाना कि श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, तो इसको भी आप देखना कराएंगे। नेक्स्ट है पादप एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। तो पादप में अनुवर्तन गतियाँ, पादप हार्मोन से परिचय। पादपों में भी हार्मोन होते हैं, कुछ वृद्धि हार्मोन होते हैं जो पादपों की हाइट बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पादपों की वो हाइट को रोकने का ही काम करते हैं, कुछ फलों को पकाने में मदद करते हैं। तो ये पादप, जैसे मानव जंतुओं में हार्मोन होते हैं उसी प्रकार पादपों में हार्मोन होते हैं, उन्हें हम पादप हार्मोन बोलते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, मानव तंत्र, ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएँ और प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय और जंतु हार्मोन। ये जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जंतु हार्मोन वृद्धि हार्मोन भी होते हैं, तो सभी प्रकार के जंतुओं में हार्मोन पाए जाते हैं, तो उन्हें हम एक एक में चर्चा करेंगे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इकाई, इसमें ओनली इकाई सजीवों का, उसके बाद आप आ जाइए किस पर, ये इकाई इसमें 5 दे रखा है। फिर प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या है, हमारा पर्यावरण, परितंत्र, पर्यावरणीय समस्याएं, ओजोन परत का अपक्षय। जो ओजोन परत वाले में से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। अपक्षय यानी ओजोन परत जो है तो नष्ट क्यों हो रही है, उसके बारे में बताएंगे, और उसके उपचार के बचाव क्या है। उत्पादित कचरा, उसका निपटान, जो कचरा उत्पादित होता है, कचरा जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको निपटान कैसे कर सकें, उससे हम कैसे बच सकें। जब निम्नीकरण और अजब निम्नीकरण पदार्थ के बारे में भी इसमें पढ़ा जाएगा। फिर इकाई इसमें जो प्राकृतिक परिघटनाएँ, प्राकृतिक परिघटनाओं में आपका चैप्टर जो प्रकाश वाला है वो इसमें दे रखा है, और मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, ये 2 चैप्टर इसमें दे रखे हैं इकाई 3 में। तो प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन। तो गोलीय पृष्ठों द्वारा, गोलीय प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, दर्पण सूत्र,
व्युत्पत्ति आवश्यक, यानी दर्पण सूत्र को व्युत्पत्ति करना नहीं है, नॉर्मल दर्पण सूत्र आपको याद करना है। आवर्धन गोलीय दर्पणों के उपयोग, बस कितने इतना इसमें पढ़ना है दर्पणों के बारे में। अपवर्तन के नियम और अपवर्तनांक पढ़ना है। गोलीय लेंसों द्वारा, तो लेंस भी दो प्रकार के, उत्तल लेंस अवतल लेंस, इसी तरह दर्पण भी दो प्रकार के, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। गोलीय लेंसों का प्रतिबिंब, यानी गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो बनते हैं वो कैसे बनेंगे। लेंस सूत्र क्या है, आप बस लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। दर्पण सूत्र में बस प्लस वाला साइन रहता है, लेंस में माइनस वाला साइन रहता है, और जब हम बताएंगे जब पता चल जाएगा। आवर्धन, लेंस की क्षमता, गोलीय लेंसों का के उपयोग, ये आपको पढ़ना है। इसमें प्रैक्टिकल है, दूरस्थ वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा, तो अवतल उत्तल इसको हम प्रैक्टिकल कराएं। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र लेंस का कार्य, यानी जो हमारा नेत्र जो है उसका कार्य क्या है, उसका आपको कार्य ध्यान रखना है। हर किसी को पता है क्या काम है हमारा, लेकिन और कुछ दोष होते हैं, दृष्टि दोष में संशोधन, जैसे दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, तो उनका संशोधन क्या है, यानी कौन से लेंस उनमें काम में लिए जाते हैं, दोष क्यों उत्पन्न होते हैं, ये चीज़ इसमें हम देखेंगे। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, विक्षेपण, यानी जो प्रकाश से एक रंग से 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है तो कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये क्यों है, तो ये चीज़ हम देखेंगे प्रकीर्णन में। उनका दैनिक जीवन में महत्व उपयोग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के रंग में लाभ, यानी सूर्य के रंग में परिवर्तन होता है। सुबह मॉर्निंग में क्या होता है, लाल रंग का होता है, फिर नॉर्मल, फिर शाम के टाइम लाल का, तो ये क्यों होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रिज्म, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाशीय किरणों के पथ को दर्शाना इसमें। तो ये जो ये हुआ आपका जो मिड टर्म का सिलेबस आप बोलेंगे तो वो बोल सकते हैं। जैसे हम उपयुक्त पाठ्यक्रम, ये जो इतना मैंने सिलेबस बताया जाए ये कराना 6 सितंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाए, यानी जब तक कराना ही कराना है। मध्यावधि परीक्षा, यानी मिड टर्म की जो एग्ज़ाम होती है, जैसे हम अर्धवार्षिक भी बोलते हैं, मिड टर्म की परीक्षा जो है वो 2025 हेतु पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति, और इसका हमें रिवीजन भी कराना होगा। मध्यावधि परीक्षा 2025 के लिए सिलेबस, यानी मिड टर्म के लिए सिलेबस रहता है इतना। तो ये बाद में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी आएगा, ऐसा नहीं है इसी में आएगा, उसमें भी आता है पूरा। नेक्स्ट इसमें देखो, मिड टर्म के बाद आपका जो एग्जाम हो जाएंगे, अर्धवार्षिक मिड टर्म हुए, उसके बाद जो सिलेबस आपको कराया जाएगा वो देखिए। इसमें फिर कराया जाएगा रासायनिक तत्व प्रकृति व्यवहार, तो कार्बन वाले के चैप्टर है, कार्बन एवं उसके यौगिक, ये इसमें कराए जाएंगे। तो सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी यौगिकों का निर्माण गुण, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन हर जगह उत्पन्न होता है, हर जगह पाया जाता है कार्बन, तो उसकी देखेंगे। हाइड्रोकार्बन, संतृप्त असंतृप्त, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह, हेलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन वाले कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, ये सब चीज़ कराई जाएगी। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जैसे कि दहन, उपचयन, संकलन, प्रतिस्थापन क्रिया, एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल, इनके साबुन और डिटर्जेंट, यहाँ से ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ये चीज़ करेंगे। फिर विद्युत का प्रभाव, ये विद्युत वाला है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता, किसी चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का पार्श्व क्रम संयोजन, जिसे हम समांतर क्रम संयोजन भी बोल देते हैं, उनका दैनिक जीवन में उपयोग। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यानी बहुत सारी ऐसे उपकरण हैं जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, विद्युत धारा देंगे तो गर्म हो जाते हैं, जैसे कि प्रेस हुआ, हीटर हुआ, तो इनके बाद इनका हम डिस्कस नहीं करेंगे इस पर, और उनका दैनिक जीवन उपयोग। विद्युत धारा, विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे, PU, VI और R में पारस्परिक संबंध देखेंगे। फिर इसके बाद पार्श्व श्रेणी के संयोजन प्रतिरोधों का ये हम प्रैक्टिकल कराएंगे। फिर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें टॉपिक चलेगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, विद्युत धारा चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, किसी कुंडली अथवा परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारावाही चालक पर बल,
फ्लेमिंग का वहाँ मस्त नियम ये बहुत आता है। दिष्ट धारा DC, प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति, DC की अपेक्षा AC के फायदे, घरेलू प्रभाव। इसमें से जो पहले विद्युत जनरेटर, विद्युत मोटर वाले जो टॉपिक थे वो इसमें से हटा दिए गए हैं, वो नहीं है, ध्यान रखना है। यदि पुरानी बुकों में है तो उन्हें नहीं पढ़ना है। सजीवों का संसार, अब ये यूनिट है तो इसमें जनन, पादप एवं जंतुओं में जनन, लैंगिक अलैंगिक, जनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन की आवश्यकता विधि, सुरक्षित यौन संबंध, और HIV जो होती है, एड्स जो होती है, उसके बारे में कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। गर्भधारण कैसे होता है, स्त्री स्वास्थ्य, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये इसमें देखो तैयार स्लाइडों पर अमीबा में द्विविभाजन, ईस्ट हाइड्रा मुकुलन का अध्ययन, ये हमारे पास स्लाइड रहती है, परमानेंट स्लाइड है, उनके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। अनुवांशिकता है जेनेटिक्स, अनुवांशिकता है मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशानुगति के नियम, लिंग निर्धारण, यानी कहने का मतलब जो माता पिता के बाद जो बच्चा जो उत्पन्न होता है उसमें लड़का होगा या लड़की होगी, तो इसको बोलेंगे लिंग निर्धारण। तो इसका भी हम क्या बताएंगे कि किस प्रकार से ये पता चलता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, या कैसे लड़का कैसे लड़की होगी, तो ये हम लिंग निर्धारण वाले टॉपिक में कराते हैं। संक्षिप्त परिचय इसका। और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम दिसंबर 6 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा 2026 हेतु संपूर्ण पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति की जाएगी। 12 से 25 के तरह के आप बोर्ड एग्जाम कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम में ये पूरा सिलेबस आएगा, अब तक 0 से लेकर अब तक मैंने बताया है, ध्यान रखना है। तो ये आपका सिलेबस पूरा ध्यान देख लेना सभी, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि आपको लेना हो तो। इस प्रकार से आपके 80 नंबर का पेपर आता है, 20 नंबर आपको स्कूल से भेजे जाते हैं इंटरनल असेसमेंट, टोटल आपका 100 नंबर हो जाते हैं। इसी प्रकार अब नेक्स्ट जो वीडियो है और भी क्लासों का मैं सिलेबस बताऊँगा, और जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, धीरे धीरे या लिख लेना।